हेलो बच्चों। तैयार आप सब लोग मोल कंसेप्ट के बहुत ही अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चन सीखने के लिए। तो ये रहा आपका पहला सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को और चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एटम्स इक्वल टू दोज इन केस ऑफ 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब देखने वाली बात यह है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे और आपको चेक करने हैं वो इन ऑप्शन में से ए बी सी डी में से किस में इक्वल है। तो लॉजिकल है, आप सबसे पहले देख लीजिए कि 12 ग्राम में कितने एटम। तो एटम्स निकालने के लिए आप क्या करें, तो अगर मैं आपको बताऊं सीधे ही नंबर ऑफ एटम्स, अगर वो एटॉमिक स्पीशीज है, जैसे मैग्नीशियम है एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, सो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स जनरली मास अगर प्रोवाइडेड है तो हम लोग गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास लिखेंगे और इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। और अगर मान लो वो स्पीशीज इफ the species exist in atomic form, तो आप ऐसे निकालिएगा। और अगर if the species exist in molecular form, हो सकता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तब आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स equal to moles into Avogadro number into atomicity। कहने का मतलब है उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितनी। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मोल्स आप इस वेट के अकॉर्डिंग गिवन मास बाय मोलर मास लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, चेक करें। नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो 12, गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है 24, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखा जाए तो यहाँ पे हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। यहीं तक छोड़ दीजिए। अब ऑप्शंस में देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 12 बाय गिवन मास बाय मोलर मास इनटू Na। तो मतलब यहाँ पे Na के बराबर आएंगे नंबर ऑफ एटम्स। बी पार्ट में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है भाई 7 ग्राम नाइट्रोजन। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे भाई, गिवन मास बाय इट्स मोलर मास इनटू एक नाइट्रोजन का 14, दो के लिए 28 इनटू Na इनटू, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है सो इनटू में क्या आएगा एटोमिसिटी। तो दो एटम से मिलके N2 बनता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 7/14, ठीक है, और जो आपका कंप्लीटली हो जाएगा सीधा ही हम लिख सकते हैं इसको, which is 1/2 Na। ये भी आपका कितना आएगा 1/2 Na। ये 14 और ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सी पार्ट को देखें। सो आगे लिखा हुआ है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सेम तरीके से आप इसमें भी निकालेंगे बिल्कुल। सो 32 डिवाइड बाय O2, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का, ये आपका 32 मोलर मास, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये आप सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो नंबर आएगा, और इसके अलावा डी पार्ट नन ऑफ दीज लिखा हुआ। तो आप मैच कर लीजिए कि मैग्नीशियम में Na/2 और किस वाले पार्ट में आपके मैच कर रहे हैं। सो आंसर इज बी। ठीक, सो हियर इट इज योर आंसर। ठीक, चलिए सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल, ध्यान से पढ़िए, कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर आएगा। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ें। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ 1.5 कह सकते हैं या 3/2, ठीक है, इसका मतलब क्या है 3/2 moles of oxygen combines with aluminium to form Al2O3. The weight of aluminium is used in the
रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले रिएक्शन सीधे ही लिखो। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो Al2O3 बन रहा है। ठीक, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो ताकि ये पता लग जाए कि कितना ऑक्सीजन कितने से कंबाइन हो रहा है। सो 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो आप सीधे ही यहाँ पे 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 2 यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सीधे ही बैलेंस करने से देखो क्वेश्चन पूरा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पे 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको 1 मोल Al2O3 फॉर्म करके दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन में यही पूछा था, मतलब क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि 3/2 मोल ऑक्सीजन को कितना मास एल्यूमिनियम का चाहिए। तो देख लीजिए 3/2 को 2 मोल्स एल्यूमिनियम के चाहिए और 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है। तो इस हिसाब से 2 मोल्स के लिए कितना हो गया, 54। तो ये आपका हो गया सवाल। तो जल्दी से इसे नोट करें, ऑप्शन चेक कर लें। 54 कौन से नंबर पे, बी नंबर पे दिया, बी पार्ट पे। सो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो ये रहा आपका अगला सवाल बच्चों। हाँ जी, तो देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल कहता है विच हैज द हाईएस्ट मास। ठीक, तो हाईएस्ट मास देखिए पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 50 ग्राम आयरन प्रोवाइड कर रखा है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। सेकेंड वन देखो, लिखा है 5 मोल ऑफ N2। तो भाई 5 मोल N2 के वजन की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 मोल N2 की बात करें तो उसका वजन होता है 28 ग्राम, 28 ग्राम 1 मोल N2। ठीक है, और यहाँ पे 5 मोल की बात हो रही है तो आप इसको 5 टाइम्स कर दें, इसका 5 टाइम्स कर दें। ठीक, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आपका 140 ग्राम, ये लीजिए 140 होगा। और सी पार्ट में अगर देखें तो लिखा हुआ है 0.1 मोल ऑफ सिल्वर। तो फटाफट सॉल्व कर दें, 0.1 मोल सिल्वर की बात हो, एक सिल्वर यानी कि 1 मोल सिल्वर अगर आप लेंगे तो इसका मास होता है 108 ग्राम। कितना होता है, 108 ग्राम। तो 0.1 की अगर बात हो रही है तो भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 0.11/10 हो जाएगा इसका मतलब। तो इसका आंसर आएगा 10.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और जो डी पार्ट होगा वो उसमें दिया है 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो भाई ध्यान से देखिए 10 की पावर 23 एटम्स की बात चल रही है, तो सीधे ही आप मास निकाल सकते हैं कि भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन के एटम्स का वजन कितना होता है, 1 मोल मतलब 12 ग्राम। तो आप देख लीजिए 10 की पावर 23 के लिए कितना होगा। सो 10 रेज टू द पावर 23 के लिए एटम्स का वजन होगा 12/6.022 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल हो जाएगा 10 टू द पावर 23 से। और आप देख सकते हैं ये लगभग, अगर मैं इसको इग्नोर करूं तो ये आराम से आपका 2 अप्रोक्सीमेटली आपका 2 ग्राम के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50, 140 और इन्हें कंपेयर कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा बी। बी जो है इसमें हाईएस्ट मास होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल। जल्दी से पढ़िए सवाल को और कुछ ही सेकेंड्स में क्वेश्चन को जल्दी से कर दीजिए, प्रीवियस पार्ट पे डिपेंडेंट है। चलिए सवाल देखते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 0.5 मोल नाइट्रोजन में। तो भाई 0.5 मोल नाइट्रोजन में जितने एटम्स दे रखे हैं और आपको ये देखना है कि इन चारों में से सेम नंबर ऑफ एटम किस में। तो सेम क्वेश्चन है जैसा भी प्रीवियस किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग 0.5 मोल नाइट्रोजन में एटम देख लीजिए कितने। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन में एटम कितने होंगे, तो जितने भी मोल्स दे रखे हैं अभी जो बताया था उसी के बेसिस पे करना है। मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर और इनटू में एटोमिसिटी, उसी के बेसिस पे काम करना है। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ बोल रहा है तो आप N नहीं लिखेंगे, आप N2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे लिखा जाए तो 0.5 एवोगैड्रो नंबर और इनटू 2। सो ये आ जाएगा आपका सेम, मतलब 1 मोल आएगा, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स की संख्या होगी। अब आप देख लीजिए कि किसमें ये ऑप्शन, मतलब एन नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिलेंगे। 12 ग्राम कार्बन में, सो 12 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। सो इसका मतलब ये रहेगा आपका, ये तो पहला ही ऑप्शन ठीक आ रहा है इसका। दूसरे में देखा जाए तो 64/32 होगा मोलर मास। ठीक, इनटू में ये आपका, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2Na आ जाएगा, मतलब आंसर तो हमारा आ चुका है।
8 ग्राम ऑक्सीजन का देखें, 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम दिए, ध्यान देना ओ दे रखा है आपको, तो ये आपका 16 इंटू Na। बाकी की सभी स्पीशीज जो हैं वो आपको दे रखी है एटॉमिक फॉर्म में। लास्ट वन जो प्रोवाइडेड है बच्चों 48 ग्राम मैग्नीशियम है, तो ये वाला देख लें तो ये आपका आएगा 24 और ये ट्वाइस हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब हुआ कि आपका आंसर क्या है, कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला। सो ए ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपका, जिसमें 12 ग्राम कार्बन एटम में जितने एटम हैं वो सेम नंबर है उसके 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अगले सवाल पे पढ़ते हैं, चलिए। हाँ बच्चों, तो ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सवाल सिंपल है, ठीक, समझ लिया सभी ने क्वेश्चन, ठीक। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द लीस्ट, सबसे कम इनमें से किसका मास है, ठीक है। सो सबसे कम की अगर बात की है तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो जरा, लिखा है 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जरा एक बार समझना, 1 ग्राम एटम, ध्यान देना, 1 ग्राम एटम किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ एटम के बराबर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो मैं एन लिख देता हूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो इसका मतलब ये कितना हुआ है, तो 14 होता है 1 के लिए, लेकिन उन्होंने 2 के लिए बोला ऑप्शन में, तो इसका मतलब पहले का आंसर आएगा 28, है ना। 1 ग्राम एटम के लिए 14, तो 2 के लिए कितना हुआ 28 ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है। और जो सेकेंड वन है उसके लिए देखें तो लिखा हुआ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 20, 3 एटम्स के लिए बात कर रहा है, कार्बन एटम्स की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स अगर लिए जाएं कार्बन के, तो टोटल मास कितना बैठेगा, 12 ग्राम बैठेगा। तो अगर बात चल रही हो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 की, तो ये कितना मास हो जाएगा, 12 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपली आप यूनिटरी मेथड लगाकर इसको सॉल्व करें। अगर इसको नेगलिफाई कर दें तो ये 6 को डबल, मतलब ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर निकाल देते हैं जो कि 6 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 0.22 को नेगलिफाई करके अप्रोक्सीमेटली ले लिया कि ये 6 ग्राम करीब आएगा। अच्छा, सी ऑप्शन जो आ रहा है, मतलब दे रखा है 1 मोल ऑफ सल्फर, भाई 1 मोल सल्फर का मास तो 32 होता है, तो सीधे ही पता है। और लास्ट वाला आप देख पाएंगे 7 ग्राम सल्फर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब 7 ग्राम सिल्वर सॉरी ऑलरेडी दिया है। तो आप देख सकते हैं इनमें से बी ऑप्शन होगा जो लीस्ट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये रहा आपका अगला सवाल, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए और पढ़िए। पढ़ लिया बच्चों, चलिए अब बोर्ड पे देखते हैं इसे। देखिए लिखा हुआ है इफ Na इज एवोगाड्रो नंबर देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन इज। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन प्रोवाइड कर रखा है, और इसी के अंदर हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट। ध्यान से समझना, इन्होंने हमसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, बट सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी हुई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप 4.2 ग्राम के अंदर नाइट्राइड आयंस निकाल लें। अगर 4.2 ग्राम के अंदर नाइट्राइड आयन की संख्या आ जाती है तो हम सीधे ही चेक कर पाएंगे कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि नाइट्रोजन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 और 5 होता है, यानी इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। पर कहीं ना कहीं नाइट्राइड आयन में क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन 3 और गेन किए जिससे नाइट्राइड आयन बना। और ये हम लिखेंगे इस तरीके से, मतलब अब 3 इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, मतलब एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधे ये पता लगाते हैं कि नाइट्राइड आयन कितने हैं और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले। तो देखो, तो मैं इसमें अगर सीधा ही तरीका ये यूज कर लूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्राइड आयन, तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, यानी मोलर वेट
इंटू एवोगैड्रो नंबर। सिर्फ ये वाला पार्ट अगर आप लिखते हैं और करते हैं तो इससे ये पता लगेगा कि नाइट्राइड आयन कितने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंटू कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी एक नाइट्राइड के आयन के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सीधे ही नाइट्राइड आयन्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, जो कि 4.2 के अंदर होगा। तो सीधे इस ट्रिक को यूज कर लेते हैं और चेक करते हैं कौन सा होगा। तो 4.2 मोलर मास इसका होगा आपका नाइट्रोजन का 14 इंटू Na इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई कितने 8, तो इस हिसाब से ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये आपका हो जाएगा इधर 324 डिवाइड बाई 10 2.4 Na। तो आप देख सकते हैं, ठीक। सो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6th का यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन ठीक आएगा। साथ ही साथ एक और अगर मैं इसे फैक्ट बताऊं तो कोई भी पर्टिकुलर आपको स्पीशीज दी हो, चाहे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो या वो आयन की फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सवाल हो, तो जैसे इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है, लेकिन सपोज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सवाल ना होता, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सवाल होता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंज करना था। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन का सवाल था तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब हम यहाँ पे टोटल चेक करते तो 2 और 5 + 3 ये आपका टोटल कितना हो जाता है 8 कह रहा हूँ सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो उस केस में हमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये सवाल इन्होंने सीधे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, तो हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मल्टीप्लाई करें। तो कोई भी स्पीशीज दी हो आप सीधे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें उस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर जितने भी हैं। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सवाल है तो आप टोटल की जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करें। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। बच्चों ये यहाँ आपका अगला सवाल, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो अब बोर्ड पे देखो, चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो देखो लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33, यानी कि अगर मैं हेमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट कर दूं तो 0.33% इसके अंदर आयरन है, वो भी बाय वेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आगे बढ़ता तो कहता है कि द मॉलिक्यूलर वेट, यानी जो हीमोग्लोबिन है इसका मोलर मास जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 67200, इतना यूनिट दे रखा है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स हमें बताने प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि सवाल अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारा सवाल। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे कर सकते थे। तो ध्यान से देखा जाए तो भाई हमें देखना ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 पार्ट्स में सवाल होगा। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये जो आपको दे रखा है ये 0.33% जो दिया हुआ है, इसके थ्रू अभी हम देखते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल कि अगर हम बात करने वाले हैं तो सीधे तो एक मॉलिक्यूल का आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उसके लिए हमें फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होंगे। जैसे ध्यान से देखो, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या है 0.33 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब ये है। बाय वेट अगर कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 ग्राम है और वो कितना 0.33 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब हुआ कि अगर मैंने 100 ग्राम हीमोग्लोबिन लिया, ठीक है, तो उसके अंदर आयरन का अमाउंट कितना आएगा 0.33 ग्राम। तो इसको यूज करना है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखो 100 ग्राम, यानी कि मैं यहाँ पे पहले तो लिखता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम के लिए सॉल्व करना, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास देखिए, गिवन मास ऑफ हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये इसके मोल्स हो गए, इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हैं आपके टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर बच्चों। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या करो, आगे कैलकुलेशन करो कि 0.33 ग्राम आयरन का मास दे रखा है।
तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ Fe एटम्स निकालने हैं। तो कैसे निकालना होता है, बिल्कुल सिंपल, नंबर ऑफ Fe एटम्स गिवन मास इनटू में मोलर मास वही इसका 56 प्रोवाइड कर रखा है और इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो अब जरा देखिए 100 ग्राम के अंदर हीमोग्लोबिन के इतने मॉलिक्यूल हैं और उसी 100 ग्राम के अंदर जो आयरन का मास है उसके एटम इतने हैं। अब सवाल देखो कितना सिंपल और सीधा है, बस कैलकुलेशन आपकी रह जाती है। तो देखो 100 डिवाइड बाई 67200 Hb मॉलिक्यूल्स इनटू में NaB है, ठीक है। Hb मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, कितने आयरन कंटेन करता है, मतलब इतने मॉलिक्यूल के अंदर आयरन के एटम कितने हैं, 0.33 डिवाइड बाय 56 इनटू Na, इतने हैं। और हमसे सवाल पूछता है एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे। सो ठीक है, एक मॉलिक्यूल में निकाल देते हैं। 1 मॉलिक्यूल विल कंटेन, ठीक, ये यहाँ पे लिखेंगे 0.33 Na डिवाइड बाय 56, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं। तो ये वाला 100 नीचे रहेगा, Na नीचे रहेगा और ये जो है आपका डिनोमिनेटर में जो था ये कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। ये देखो एक बार चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो। ठीक बच्चों, चेक कर लिया आप सबने। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जो भी जिससे कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल करें, थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ये आपका जो एग्जैक्ट आंसर है इसका 3.96 है आफ्टर कंप्लीट सॉल्विंग दिस होल पार्ट। इसको पूरा सॉल्व करने पर आपको मिलता है 3.96, लेकिन 3.96 का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप समझ चुके होंगे कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पे 4 जो है इसका सही आंसर होता है, तो जिसकी बेसिस पे आपका 7th का सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल ये रहा, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक बच्चों। सवाल बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इस पे। तो ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, 4.25 डिवाइड बाय मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास 17 इनटू में एवोगैड्रो नंबर, आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 17 को इससे जब मतलब 4.25 को डिवाइड करते हैं तो अबाउट ये 2.25 आता है, और 0.25 का मतलब है 1/4 इंटू Na, और Na को जब इससे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 4 × 4, 2 इधर आपका 0.5, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आपको आंसर अपना पता लग जाएगा, ठीक। सो 1.5 अबाउट इंटू 10⁻23, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ये रहा बच्चों सवाल, ध्यान से पढ़िए बच्चों, इस सवाल को, बड़ा ही प्यारा सवाल है और जल्दी से हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 20%, ध्यान से देखो 20% नाइट्रोजन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में भी, कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन जो अमाउंट है बच्चों सिर्फ 20% है नाइट्रोजन, ठीक। अब कहता है कि इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, मतलब इस कंपाउंड का कम से कम जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 20% का मतलब क्या है। तो 20% का मतलब है 20, यानी कि 20/100। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं उस कंपाउंड का 100 ग्राम लेता हूं तो उसमें नाइट्रोजन कितना है भाई, ठीक, 20 ग्राम। तो हो गया सवाल। सो 20 ग्राम नाइट्रोजन के लिए, 20 ग्राम नाइट्रोजन के लिए उस कंपाउंड का वेट कितना है, ठीक है। तो कंपाउंड का वेट है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, क्लियर। तो बस अब आप देख लीजिए, मिनिमम वेट की बात की गई है, तो मिनिमम वेट का मतलब होता है कि कम से कम 1 मोल नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा, कम से कम 1 मोल नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा, कम से कम, ठीक है। अगर सिंपल एटम्स की टर्म में बताऊं तो 1 नाइट्रोजन का एटम तो जरूर होगा, ठीक। तो जरा 1 नाइट्रोजन यानी 1 मोल नाइट्रोजन की अगर बात करें तो उसका वजन कितना होता है, 14 ग्राम। तो कम से कम 14 ग्राम होगा उसके अंदर। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर अच्छा, ठीक है। ये 5 और ये आपका 70 ग्राम, सॉरी,
ठीक, तो आप अपना ऑप्शन चूज कर लें और अगले सवाल पे चलें। ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल। सवाल तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, जरा ध्यान से कीजिएगा। चले स्टार्ट करें। चलिए देखिए, लिखा हुआ वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H122, मतलब एक ये मॉलिक्यूल है और हमें इसके एक मॉलिक्यूल का क्या निकालना है, मास बताना है एक मॉलिक्यूल का। तो ध्यान से देखिए, तो पहले तो इसका आप इसके एक यूनिट का मास निकालें, तो 12 × 60, ठीक है भाई, एक कार्बन का 12 और प्लस में इधर आपका एक हाइड्रोजन का 1 होता है और डबल 122, तो ये आपका हो जाएगा 720 प्लस और ये हो जाएगा आपका, टोटल कर देते हैं इसको 2 4 और ये 842 यूनिट। अगर आप इसके एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना तो आप इसको यूनिफाइड यूनिट में लिखें, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर यूनिफाइड यूनिट में तो दिया नहीं है, तो ये हालांकि एक सिंगल यूनिट, इसके सिंगल यूनिट का मास है, तो आप क्या करो यहाँ पे एक यूनिफाइड यूनिट कितना होता है 1/एवोगाड्रो नंबर इतने ग्राम के बराबर होता है, तो आप सीधे ही उसको प्लेस कर दो, हो जाएगा आपका सीधा ही, ठीक है, बिना मोल कॉन्सेप्ट यूज के लिए सीधा ही कर सकते हो। तो ये आपका 1/6.022 × 10⁻23 कुछ ये आएगा, ठीक। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप जो है ना 6 मान के इसको सॉल्व करना है, तो ये कुछ आपका है, जब 6 से इसको डिवाइड करते हो तो ये 140 समथिंग आता है, ठीक है, 140.3 कुछ इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 140.3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, ठीक। अब आप देख लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, तो भाई -23 वाला ऑप्शन देखना है आपको, तो -21 के दिए हुए हैं, तो अगर आप इस डेसिमल को 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे तो 1.403 × 10⁻21, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए पे लॉक कर दें। चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ बच्चों, तो ये रहा आपका अगला सवाल, कोई न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन आपको इसे ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। पढ़ लिया बच्चों? तो साथ ही साथ मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, फटाफट देखिए। फिर देखिए लिखा हुआ पहले ऑप्शन में कि आपका जो 1 मोल होता है, तो 1 मोल मींस 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, ये बिल्कुल ठीक लाइन लिखी है। सेकेंड ऑप्शन में कहता है मोलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो आप सबको पता होगा मोलर मास जो होता है वो एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो 1 मोल सब्सटेंस के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भाई गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। तो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सी ऑप्शन में ठीक लिखा है। एंड डी ऑप्शन मोलर मास इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये भी बिल्कुल ठीक है कि मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रखा है, ठीक बच्चों। तो इसका मतलब ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे है जो रॉन्ग रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, ये वाला आपका खत्म हो चुका है, ठीक। ये रहा आपका सवाल बच्चों, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल सवाल दिया हुआ है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सवाल स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा भारी है, तो सबसे ज्यादा मास देखिए किसका है, बस आपको ये चेक करना है। तो ए ऑप्शन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो भाई 1 मोल ऑक्सीजन का हम सबको पता है, 1 मोल ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आपका होगा ये मास 32 ग्राम, ठीक, 1 मोल ऑक्सीजन का। सेकेंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो SO2 सल्फर का 32 और इसका भी 32, मतलब 64 यूनिफाइड यूनिट मास लिख दीजिए, यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। सीधा ग्राम में कन्वर्ट ना लिख करके मोलर मास फिर वो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 यूनिट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/एवोगाड्रो होता है, 1 यूनिफाइड यूनिट का मतलब क्या होता है 1/एवोगाड्रो नंबर, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड का, एक सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास हुआ 64/Na, और सी पार्ट में देखिए अगर इसमें जो दिया हुआ है 100 AMU, तो ये तो बहुत ही सिंपल दे रखा है, 100 AMU मतलब यूनिफाइड यूनिट यूरेनियम दिया है, तो इसको भी ग्राम में लिखते हैं, वही यूज कर लें आप। 1 यूनिफाइड यूनिट क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, 1/एवोगाड्रो नंबर, तो ये आएगा। लास्ट वन क्या रहेगा इसका, लास्ट वन बच्चों 44 ग्राम ऑफ CO2, ऑलरेडी 44 ग्राम दे रखा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आप देख लीजिए कि इनमें से सबसे ज़्यादा
किसका मैग्नीट्यूड है। ये जो बहुत कम है, देखो डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर है तो बहुत ही कम है, इनमें से आप देख लीजिए तो डी ऑप्शन है। चलिए जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं था, अच्छे सवालों पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये रहा आपका सवाल, ध्यान से पढ़िए सवाल को और जल्दबाजी में कोई गलती ना करें, बहुत ध्यान से पढ़ें। चलिए बच्चों, तो आप सबने नोट कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि हमें अरेंज करना है, ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जिसमें लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो 1 मॉलिक्यूल की अगर बात हो रही है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो होता है O2 यानी कि 32 यूनिट उसका मास है। ठीक है, ग्राम की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 32 बाय एवोगैड्रो नंबर इन इतना ग्राम आएगा। क्लियर। अच्छा, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन लिखा है, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन की बात अगर करें तो भाई उसका मास होता है 14 U, है ना, 1 एटम की बात करें। लेकिन ग्राम की टर्म में अगर चाहिए तो ये भी कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको पूरा थोड़ा सा आप ध्यान से लिखें तो ये 32 डिवाइड बाई 6.022 और यहाँ पे जो पावर है वो आपकी 23 माइनस में रहेगी। सेम इसमें आपका ऐसा लिख सकते हैं ताकि कंपैरिजन अगर हो तो इजीली आप कंपेयर करते हैं। तो ये कितने ग्राम होगा। थर्ड पार्ट की अगर बात करें भाई तो लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁻10 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक मोल जो है ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम रखते हैं तो मास कितना हुआ करता है, 32 हुआ करता है। लेकिन वो क्या कह रहा है सवाल में, एक 1 × 10⁻10 यानी कि कहीं ना कहीं वो 10⁻−10 मोल की बात कर रहा है। तो 10⁻−10 मोल के लिए कितना मास होगा भाई, इतना हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये रहेगा मास। डन। और फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो लिखा हुआ है कि 1 × 10⁻10 मोल एटम ऑफ कॉपर है। तो ये देख लीजिए 1 मोल अगर कॉपर के एटम होते तो क्या होता मास, 63.5 ग्राम होता, 63.5 ग्राम होता। लेकिन सवाल यहाँ पे 1 × 10⁻10 मोल का है, यानी कि अगर इतने मोल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये रहेगा। अब आप चेक कर लें और कंपेयर कर लें कि भाई क्या ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे 10⁻23 -23, तो इन दोनों से तो ये दोनों का मास ज़्यादा है और इनमें भी कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा फोर्थ का रहेगा, फिर उसके बाद आपका थर्ड का रहेगा। ठीक, अरेंज ध्यान से करिएगा। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करो तो आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन आएगा, देखो ध्यान से। और उसके बाद अगर आप कंपेयर करें तो लास्ट वन सेकंड। तो अब आप देख लीजिए कि आपका इनमें कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा ऑर्डर है जो आपका ठीक है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। ये आपका ए ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें, तो इस पर लॉक कर दो और अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ बच्चों, अगला सवाल ये रहा। सवाल मुश्किल नहीं है तो फटाफट अपने आप इसका आंसर निकाल देते हैं और फिर साथ ही साथ तुरंत ही दूसरा सवाल भी सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है मोल्स निकालने हैं, तो भाई कुछ भी नहीं है तो फिर फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं। सल्फर का मोलर मास 32 और ये ऑक्सीजन का 2 का 32 और ये 17 टोटल करके आप सीधे ही देख लें 4, 5 और ये 3, 3, 6 और ये 6, एक तरीके से ये 6 और 7 13 35। लीजिए, तो मोल्स पूछ रहा है सवाल में, तो ये मजाक कर रहा है कहीं ना कहीं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मोल्स नहीं निकालने आते हैं, तो ये आपका पॉइंट 1 है। ठीक, ऑप्शन चूज कर लेना, कोई कुछ भी खास नहीं है। अगला सवाल साथ ही साथ करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप के सवाल हम बहुत आराम से कर चुके हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सवाल में लिखा हुआ है किसमें लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स है। तो हमें सबको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब हमारे लिए बड़े आसान है निकालना और हमें बहुत अच्छे तरीके से अब मोल कॉन्सेप्ट आ गया होगा। मोल्स इनटू, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वही लॉजिक लगाना है आपको। मोलर मास इनटू Na। देख लीजिए ये किसका सबसे ज़्यादा पार्ट, यानी कि जो मोल्स की संख्या है जिसकी ज़्यादा आ रही होगी ना वही आपका आंसर है। सिंपल, खत्म हो गया। तो अब देख लीजिए इनमें से किसके लिए सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी कि ए पार्ट में देखा जाए तो 36/18
मोलर मास ऑफ वाटर Na। तो ये आएगा आपका 2Na। बी पार्ट में देखो 28 28 कार्बन मोनोऑक्साइड और 28 ही इसका मोलर मास भी होता है 12 और ये आपका 16 28 होता है। ठीक है, सो ये 1 मोल हो जाएगा इसका। सेकेंड पार्ट का 1 मोल आएगा। थर्ड पार्ट का देखिए 46 इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH जिसका मोलर मास भी 46 ग्राम पर मोल ही होता है। ठीक, तो ये भी सेम आएगा भाई Na के बराबर। लास्ट आप देख लीजिए एक बार, लास्ट वन 54 ग्राम नाइट्रोजन, 54 ग्राम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो भाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कैसे लिखते हैं, N2O5 इस तरीके से होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक, तो इसका जब मोलर मास आप निकालेंगे तो ये आपका 28 और ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो 8 और ये 108। ठीक, 108, तो ये आएगा 54/108 ग्राम पर मोल। तो ये आप देख लीजिए हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, 54 हाँ ठीक 1/2 आएगा। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा मोल्स इसमें आ रहे हैं, तो यही आपका ऑप्शन है। क्लियर बच्चों, अच्छा सवाल ये रहा आपके सामने। अब इसके बाद ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व करते हैं। पढ़ लिया बच्चों? चलिए बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले देखा जाए तो क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ये अलग अलग केसेस में प्रोवाइड किए हैं। तो एटम्स की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से और देखो कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। ठीक, तो टोटल एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे कि अगर पहले केस की बात करें तो भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या दे रखी है, तो आपको मैं बताऊं मोल्स 3 तरीके से सिंपली निकाल सकते हैं। जब वेट प्रोवाइडेड हो, जब पार्टिकल्स की संख्या प्रोवाइडेड हो और जब आपको वॉल्यूम प्रोवाइडेड हो। ठीक है, तो जैसे पहले वाले केस में देखा जाए तो जो पार्टिकल्स दे रखे हैं वो कितने हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स सीधे मैं यहाँ पे इक्वेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए 6.023 × 10⁻21 दिया है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी एवोगैड्रो नंबर। और एटोमिसिटी की बात करें तो CO2 के अंदर कितने एटम होते हैं, 3। कहने का मतलब है 3 एटोमिसिटी होती है इसकी। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये सीधा ही आप कैंसिल कर दें और यहाँ पे आपका आएगा 3 एवोगैड्रो नंबर और ये आएगा 3 × 10⁻। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये आएगा -23 या 21 -2 आएगा यहाँ। ठीक, देखा बच्चों। अब अगला सवाल अगला पार्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट में दिया है भाई नंबर ऑफ एटम निकालने और हमें वॉल्यूम दे रखा है 22.4। तो जब वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है आपका 22.4 ही होता है। तो ये रहेगा Na इंटू में एटोमिसिटी 3, तो यहाँ पे आपका सीधा ही 3Na आंसर आएगा। सी पार्ट में देखिए आप तो प्रोवाइड कर रखा है आपको 0.44 ग्राम मास प्रोवाइड कर रखा है और CO2 का मोलर मास क्या होता है 44। तो यहाँ पे मोल्स वेट की टर्म में निकालेंगे इंटू Na और इंटू 3 एटोमिसिटी। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 100 नीचे आएगा, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि कौन सा वाला आपका सही आंसर होगा। तो लास्ट डी ऑप्शन नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो आप देखिए 3 × 10⁻², ये तो कम है और ये वाला केस ये ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ये रहा बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है आपके सामने, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए सवाल को। ठीक, अब बोर्ड पे देखिए सवाल में लिखा हुआ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो ध्यान से इसे समझिएगा, कुछ ही सेकंड्स का सवाल है। ये आपको प्रोवाइड कर रखा है मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास इसकी 1 यूनिट है, ठीक 1 यूनिट अगर है, 1 फॉर्मूला यूनिट अगर है, तो आप देखिए कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितने पार्ट्स, क्योंकि मैग्नीशियम का सवाल नहीं है, फास्फोरस का नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा है। तो आप देख पाएंगे ऑक्सीजन के एटम जो है ना, इसमें ऑक्सीजन के एटम जो है वो कितने आएंगे 8 आएंगे। कितने आएंगे 8।
यानी 8 एटम्स होंगे। तो वहीं पे अगर सवाल हो कि 1 मोल अगर मुझे बोला गया है तो इसके कितने होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे। तो अब सवाल में ये है कि अगर ये 0.25 मोल है तो कितने मैग्नीशियम फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब मैग्नीशियम फॉस्फेट होंगे। तो देख लो भाई, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 0.25 मोल के अंदर इसकी कितनी यूनिट होगी, चेक करके देखें एक बार, 1/8 इंटू 0.25। ठीक, सो बस इसे सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हटाया तो ये आपका 100, ये 1/4, ठीक, सो 1/32 मोल। तो आंसर चेक करें, क्या 1/32? नहीं, 1/32 नहीं दे रखा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये 100 करने के लिए ये, और ये 3 टाइम्स लगभग जाएगा, 32, हाँ 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 और 40 यानी कि 1, करीब ये आंसर आना चाहिए इसका। ठीक, तो इस फॉर्म में भी पावर की फॉर्म में दे रखा है, तो अगर मैं डेसिमल लेके जाऊँ पीछे तो 3.1 समथिंग -2। अब आप चेक करें, अलग अलग फॉर्म में अपने आंसर देते हैं तो उस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, 3.1 समथिंग, हाँ डी ऑप्शन इसका ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक बच्चों, पढ़ लिया सभी ने? चलिए बोर्ड पे देखिए, अब बोर्ड पे देखेंगे सभी बच्चे। चलिए, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो 1/4, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1:4 रेशियो में बाय देयर वेट अवेलेबल है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स की रेशियो की हमें बात करनी है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो देखने वाली बात ये है कि अगर ये रेशियो जो है बाय वेट है तो इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का 1 ग्राम अगर मास है तो नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा है, ठीक 4 ग्राम, समझ रहे हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन का और 4 ग्राम किसका है, इसका नाइट्रोजन का। अब मॉलिक्यूल जिस तरीके से हम निकालते हैं वही तरह का यूज करो, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। सेम यहाँ पे भी गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे ही देखो गिवन मास कितना है 1, इसका मोलर मास O2 का मोलर मास 32, ये आपका गिवन मास 4 और इसका N2 का मोलर मास जो होता है वो 28। तो आप देखेंगे 1/32 और ये हो जाएगा 28/4, ये 7 यानी कि 7:3, मतलब 7:32। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, आप इसको असाइन कर लें, ये सी ऑप्शन है। ठीक बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका बच्चों अगला सवाल, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िए। चलिए बच्चों, पढ़ लिया सभी ने? चलिए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, बेसिकली आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो टोटल 1 किलोग्राम बनाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बच्चों वो 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक, अब वो कहता है कि 1 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो जरा देख लो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम के लिए अगर देखें तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम अगर मैं लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली कितने होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1/9.1 10⁻³ ठीक है, ये आपके इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे 1 किलोग्राम में। क्लियर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन वो हमसे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स पूछ रहा है, तो भाई इसको मोल्स में बदल दो। तो आप जरा देख लो मोल्स कैसे निकालते हैं, कोई भी पार्टिकल की संख्या जो दे रखी है वो ऊपर रखो, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है, इन्हें ऊपर रखो, डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से और इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसे हम नीचे लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से और ये ऐसा। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें आ रहा है। इसमें पावर एक बार और सॉल्व कर देते हैं ताकि ऑप्शन आ जाए। तो ये पावर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 31 और 23 ये आपका -8 होगा, जो ऊपर जाके आपका +8 हो जाएगा। तो 9.1 × 10 मतलब × 6.022 ऊपर आएगा आपका 8।
ठीक, सो अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ठीक ठीक है बच्चों, साथ ही साथ अब इस क्वेश्चन के बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा कुछ भी लॉजिकल पार्ट नहीं है। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ। ठीक, सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन। ठीक, अभी सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, तो सबने कर लिया होगा। पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में दे रखे हैं, तो भाई जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे उसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो सभी में कुछ इस हिसाब से मास दे रखा है जो सीधे ही आपका डिवाइड हो रहा है। सिर्फ ए पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि 24 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे 2 मोल आएंगे। तो इसी ए पार्ट में आपका बिल्कुल नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, होप कि सभी बच्चों को सभी पार्ट, सभी इक्वेशन, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।